रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। रशिया ने मिलिट्री वेपन से हमला किया यूक्रेन के बिल्डिंग्स के ऊपर और उनके शहरों को तबाह किया। आखिर रशिया ऐसा क्यों कर रहा है? अपनी ही पड़ोसी के ऊपर हमला क्यों कर रहा है? इसके जवाब जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा इतिहास के कुछ पन्नों पे। कीवियन रूस एक साम्राज्य था जिसका कैपिटल था कीव। तब का कीव मॉस्को से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और डेवलप्ड था। जब यूएसएसआर बना तब यूक्रेन, मोल्डोवा, लटविया, लिथुआनिया, बेलारूस और रशिया ये और इसके साथ और भी सारे देश मिलकर यूएसएसआर बनाया और अपने आप को एक वर्ल्ड पावर के रूप में रिप्रेजेंट किया। तब यूएसएसआर की 15 कंट्रियों में से रशिया जो नंबर 1 मिलिट्री पावर थी, लेकिन यूक्रेन भी सेकंड नंबर मिलिट्री पावर में आता था। उसके पास यूएसएसआर के बहुत सारे जो न्यूक्लियर बेस थे और न्यूक्लियर आर्सेनल थे। रशिया और यूक्रेन के बीच में दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी और इतनी ज़्यादा अच्छी दोस्ती के चलते तब के सोवियत रूस के शासक ने क्रीमिया आइलैंड को सोवियत यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था। तो फिर आज स्थिति ऐसी क्यों है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है? और जो आर्सेनल न्यूक्लियर पावर यूक्रेन के पास था उनका क्या हुआ? साल 1991 जब यूएसएसआर टूटा तब यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना और क्रीमिया ने यूक्रेन को ज्वाइन किया। तो मिलिट्री वेपन्स और आर्सेनल्स उनके पास थे। रशिया ने उनको लेने के लिए उनसे बातचीत की और 1994 में यूक्रेन मान गया और अपने सारे जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल और मिलिट्री बेस थे रशिया को ट्रांसफ़र कर दिए और बदले में रशिया ने उनकी सोवरेनिटी को हमेशा रेस्पेक्ट करने का वादा किया। लेकिन कुछ सालों बाद ही रशिया अपने वादों से मुकर गया। रशिया ऐसा क्यों कर रहा है? उसको क्या चाहिए? असल में रशिया जो अपना यूएसएसआर टूटा उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी है और उसकी जो पावर डिवाइड हुई उससे भी बहुत ज़्यादा निराशा था, क्योंकि यूएसएसआर का टूटना अमेरिका की सीधी जीत थी। रशिया फिर से अपने आप को वर्ल्ड पावर बनाना चाहता है, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है अपने पड़ोसियों के ऊपर और अपने पड़ोसियों को एक साथ में लेकर अपना ताकत बढ़ाना चाहता है। यूक्रेन के लोग नहीं चाहते हैं कि रशिया उनको कंट्रोल करे। रशिया इतनी बड़ी ताकत है फिर भी यूक्रेन के लोग उनके सामने नहीं झुक रहे हैं। लेकिन ये जो स्थिति उत्पन्न हुई रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसको जानने के लिए आपको यूक्रेन की डेमोग्राफी को थोड़ा समझना पड़ेगा। यूक्रेन की डेमोग्राफी मोस्टली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नॉर्थ एंड वेस्ट ये एक हिस्सा होता है, ईस्ट में एक हिस्सा है और साउथ का जो एक हिस्सा है। दरअसल यूक्रेन के जो एथनिक पीपल हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में ही बसते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा हिस्सा है और जो कि 75% पॉपुलेशन को कवर करता है। लेकिन इसके ईस्ट में जो एरिया, खासकर जो 2 शहर हैं लुहांस्क और डोनेस्क, जिन दोनों को मिलाकर डोनबास एरिया भी बोला जाता है, वहाँ पे जो एथनिसिटी है वो रशियन है और वो प्रो रशियन पीपल हैं, रशियन इन्फ्लुएंस को पसंद करते हैं, वो रशियन कल्चर को एडमायर भी करते हैं। और जो साउथ का हिस्सा है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर रशियन ही भाषा बोलते हैं, जबकि 75% पॉपुलेशन जो नॉर्थ और वेस्ट में रहती है, क्योंकि वो यूक्रेन को ही पसंद करते हैं, अपने कल्चर को पसंद करते हैं और रशिया के इन्फ्लुएंस को नकारते हैं। यूक्रेन के लोग 2010 में विक्टर यानुकोविच को अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, एक नई आशा के साथ कि वो अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन यानुकोविच प्रो रशियन लीडर थे, वो बहुत ज़्यादा लिबरल भी नहीं थे। इलेक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने रशिया और यूक्रेन का एक डील साइन किया। रशिया से नेचुरल गैस 30% कम दर पे पाने के बदले में उन्होंने रशिया की नावल फ्लीट को ब्लैक सी में और 25 सालों तक एक्सटेंड कर दिया रहने के लिए, जो कि 2017 में ख़त्म होने वाला था। अभी वो 2042 तक वहाँ पे रहेंगे। इससे एक चीज़ हुई कि रशियन नावल फ्लीट को एक एडवांटेज मिला, वो ब्लैक सी में अपनी इंपोर्टेंस को बनाए रखने के लिए और ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए यूक्रेन के ऊपर ही। फिर विक्टर यानुकोविच के ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे और वो अपना इमेज क्लीन करने के लिए यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट को साइन करने के लिए राजी हो जाते हैं, जो कि ईयू के साथ था। फिर 2013 में वो अपनी इस बात से मुकर जाते हैं। जो 75% एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा जो उन्हें वोट देकर जिताई थी यूक्रेन के लोग, वो खफा हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए यूक्रेन को अपनी आर्मी भी भेजनी पड़ी। इसको देखते हुए डोनबास रीजन के जो रेबल ग्रुप्स थे उन्होंने वहाँ पे एक सिविल वॉर करना स्टार्ट कर दिया सरकार के साथ और अपनी खुद की सरकार बना लेती है और पूरे यूक्रेन से अलग रहती है। यानुकोविच पूरी तरह से फेल होने के बाद यूक्रेन छोड़ के भाग जाते हैं। जब यानुकोविच देश छोड़कर भागे, रशिया ने तुरंत क्रीमिया पर आक्रमण करना शुरू कर दिया।
और उसने क्रीमिया को एनेक्स भी कर लिया, क्योंकि वहाँ पे उनकी ऑलरेडी मिलिट्री बेस थी, तो उनको क्रीमिया को एनेक्स करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और वो इजीली ये टास्क पूरा कर लिए। इसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक रेफरेंडम भी किया और ज़्यादातर लोगों ने रशिया के फेवर में ही वोट किया। डोनबास के रेबेल ग्रुप्स को भी रशिया अपनी मिलिट्री हेल्प देता रहा, ये कहते हुए कि यूक्रेन की अत्याचार से हम अपनी रशियन भाइयों को हेल्प करेंगे पीस स्थापित करने के लिए। यानुकोविच की बात की प्रेसिडेंट ने भी बहुत कोशिश की इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए, इस रेबेल ग्रुप्स को हराने के लिए, लेकिन वो नाकाम रही क्योंकि वो तो रशियन आर्मी के द्वारा बैक्ड थी। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने 2019 में वोल्दोमर जेलेंस्की, उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि पहले रशियन आर्मी को वहाँ से हटाया जाए और कॉन्फ्लिक्ट जोन को पूरा कंट्रोल दिया जाए यूक्रेन के हाथ में, फिर वो वहाँ पे इलेक्शन करेंगे और उस एरिया को ऑटोनॉमी प्रदान करेंगे। मगर रशिया का ये कहना है कि पहले आप इलेक्शन कीजिए, वहाँ पे ऑटोनॉमी दीजिए, फिर हम अपनी आर्मी को वहाँ से हटाएंगे। इसके चलते कोई भी झुक नहीं रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चली आ रही है। अगर यूक्रेन पहले ऑटोनॉमी दे देती है तो वहाँ पे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आर्मी है उसके हाथ में पावर आ जाएगी और वो अपने यहाँ पे जो इलेक्शन करेगी वो कितना फेयर होगी ये आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए यूक्रेन यहाँ पे नहीं झुक रहा है, क्योंकि वो जानता है अगर वो ऐसा किया तो वो डायरेक्टली डोनबास रीजन को अपने हाथ से खो देगा। अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, रशिया के बहुत सारे जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं वो यूक्रेन के थ्रू ही जाते हैं यूरोप में, अलग अलग कंट्रीज़ में। यहाँ पे यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में एक बैटल ग्राउंड बन के रह गया है। रशिया चाहता है यूक्रेन को अपने साथ में लेना, लेकिन रशिया को इन्फ्लुएंस को यूक्रेन के लोग स्वीकारते नहीं है, इसलिए उसको वो कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो यूरोपियन यूनियन को एक कड़ा टक्कर दे सके। और वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन हमेशा ये चाहती है कि यूक्रेन इंडिपेंडेंट बना रहे ताकि वो यूरोपियन यूनियन की साइड ले और वो रशिया को एक कड़ा टक्कर दे सकें। अभी आते हैं नतीजे पर। अभी रशिया चाहता क्या है? दरअसल रशिया फोर्सफुली अनेक्स नहीं करना चाहता पूरे यूक्रेन को, जैसे उसने क्रीमिया पे किया। रशिया बस इतना चाहता है कि अभी जो प्रेसिडेंट है वोल्दोमिर, उनका तख्ता पलट हो जाए ताकि वहाँ पे एक नई सरकार बने जो कि कोई प्रो रशियन गवर्नमेंट हो, जो कि रशिया की बातों को माने, या फिर वो इस युद्ध के बहाने एक नेगोशिएशन करना चाहता हो। अभी रशिया ने बयान दिया है कि वो नेगोशिएशन करना चाहती है यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ। ये उसका शुरू से ही प्लान था। पहले वो डराएगी, फिर नेगोशिएशन के माध्यम से अपने शर्तों पर राजी करवा लेगी। तो अभी इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा यही निकलेगा कि किसी एक पार्टी को तो झुकना ही पड़ेगा, वो यूक्रेन हो या फिर रशिया। लेकिन जो हम देख रहे हैं, रशिया तो झुकने वाला है नहीं, क्योंकि पुतिन ऐसे लीडर हैं जो कोई भी नुकसान उठा सकते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि जब रशिया खुलेआम ये सारी चीज़ें कर रहा है तो यूएस और बाकी नेटो कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ क्या हाथ पे हाथ धरे बस देखते रह रहे हैं या फिर कुछ कर भी रहे हैं? तो आपको इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।